हेलो दोस्तों, मैं के सोनी प्रगति क्लास रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ये प्राचीन इतिहास से संबंधित दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो जिन्होंने पहला प्रैक्टिस सेट ना देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, जाकर देखें, ठीक है। और आज ये प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। तो पहला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, पुरापाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अगर पूछा जाए आपसे आग की खोज किस काल में हुई, तो पुरा मध्य पाषाण काल में आग की खोज हुई है, ठीक है। जिस काल के बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल या पुरापाषाण काल कहा जाता है। जिस काल के बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो भीमबेटका गुफा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ये भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, चौड़ी और सीधी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों की गलियां कैसी थीं, चौड़ी और सीधी थीं। ये समकोण पर काटती हुई बनाई जाती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो नगर नियोजन के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा के जो है रावी नदी है और मोहनजोदड़ो का जो है सिंधु नदी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग पाए गए थे। तो हड़प्पा के लिए पूछा है तो रावी नदी है और मोहनजोदड़ो के लिए आपकी होगी सिंधु नदी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन इस हिसाब से दिए नहीं गए हैं। तो हड़प्पा के लिए रावी नदी है ये, और मोहनजोदड़ो के लिए पूछा है तो सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। सिंधु, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, मृतकों का टीला। अगला है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर है इसका बी, धान्यागार, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन था वो कौन सा था, धान्यागार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो ऑप्शन नंबर है बी, नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका पूछे किसकी है ये, तो कांस्य निर्मित थी ये। तो ऑप्शन नंबर बी सही था इसका, नृत्य करती हुई बालिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोथल। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मिट्टी के पात्र। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यापार। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी, यानी कौन सी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, लोहा। अगला प्रश्न है, सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, दूध और इसके उत्पाद। ठीक है, तो अब ये कुछ वैदिक सभ्यता के प्रश्न चलेंगे आपके। तो इसका पहला प्रश्न है आपका, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, जौ। जौ को क्या बोला जाता था, यव। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, तांबा। ठीक है, और तो तांबे को लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता था उस समय। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, वन। अगला प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदयत्री कहा गया है। वेदयत्री जो है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, यानी अथर्ववेद जिस ऑप्शन में है वो गलत माना जाएगा आपका। तो वेदत्रयी जो है आपको ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, और प्रत्येक जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास दिया गया तो प्रत्येक जीवन ये प्रत्येक 25 वर्ष का था। ठीक है, उस समय मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई थी। तो प्रत्येक आश्रम जो है या प्रत्येक जीवन जो इसमें दिया गया है वो आपका 25 वर्ष का था। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, व्यवसाय पर। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, और ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, ऐतरेय जो ब्राह्मण है ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंधित है। तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ऐतरेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, बलि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, गार्गी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, रावी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, मुंडकोपनिषद, मुंडक। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, गंधर्व विवाह। अगला प्रश्न है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो कल्प जो शब्द है वो अनुष्ठान को दर्शाता है। ठीक है, तो आज का आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लगाएं। ठीक है, और जिन्होंने पहला प्रैक्टिस सेट ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, धन्यवाद आप।